अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, अल्लाह ताला के नाम से आज स्टार्ट करते हैं. वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द सेक्युलराइजेशन. वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग, व्हाट इज मेंट बाय सेक्युलराइजेशन, हाउ सेक्युलराइजेशन वर्क्स, व्हाट इज ऑल अबाउट द हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ सेक्युलराइजेशन. ठीक है जी. तो देखिए एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है. सबसे पहले तो वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग. एग्जाम में लेट्स सपोज सवाल आता है, इवैल्यूएट द व्यू दैट the religion is declining in contemporary societies. The religion is declining in contemporary. देखिए सवाल की स्टेटमेंट या तो डिक्लाइन ऑफ रिलीजन की बात करेगी या फिर डेवलपमेंट ऑफ रिलीजन की बात करेगी. इट मीन्स इवैल्यूएट द व्यू दैट द रिलीजियोसिटी इज नॉट डिक्लाइनिंग इन मॉडर्न इंडस्ट्रियल सोसाइटी. इस चीज के आगे पीछे कहानी चलती रहेगी. ठीक है जी. तो इस चीज को समझते हैं थोड़ा सा और अंडरस्टैंड करते हैं कि दुनिया के अंदर सेकुलराइजेशन डेवलप कैसे हो रही है. ठीक है जी. और सबसे पहले तो अंडरस्टैंड करना है कि व्हाट इज मेंट बाय सेकुलराइजेशन इटसेल्फ, कि सेकुलराइजेशन का मानी क्या है दरअसल. ठीक है. स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले जिस चीज को हम अंडरस्टैंड करते हैं, दिस इज ऑल अबाउट द डिबेट्स about secularization. ठीक है. सबसे पहले अगर मैं आप लोगों की बुक के हिसाब से चलूं तो मैं आप लोगों को साथ साथ बताता जाऊंगा कि कौन से पेज पर क्या चीज है और वो कहां पर आंसर के यूज हो सकती है. जहन में रखिएगा, हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं द रिलीजन इज डिक्लाइनिंग इन कंटेम्पररी सोसाइटीज. ठीक है जी. अब अगर मैं इस चीज का सवाल का थीसिस और एंटायर थीसिस को फॉलो करूं तो क्या बात समझ में आती है. थीसिस के अंदर हम बोलेंगे कि सेकुलराइजेशन बढ़ रही है दुनिया के अंदर, और एंटायर थीसिस के अंदर हम बोलेंगे सेकुलराइजेशन बढ़ नहीं रही, न्यू फॉर्म्स ऑफ रिलीजन आ रहे हैं, न्यू फॉर्म्स ऑफ रिलीजन आ रही हैं, लोग वापस रिलीजन की तरफ जा रहे हैं. समझ रहे हैं मेरी बात. ठीक है. यानी कि हम दो एंगल से कहानी को लेकर चलेंगे. वी नीड टू इवैल्यूएट दिस स्टेटमेंट दैट द रिलीजन इज डिक्लाइनिंग. हमने बताना है कि रिलीजन डिक्लाइन हो रहा है. ठीक है. चलें, और उसके बाद हमने उस बात को इवैल्यूएट भी करना है. लेट्स सपोज एक छोटी सी एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं. रिलीजन इज डिक्लाइनिंग. ठीक है जी. रिलीजन के डिक्लाइन होने का मतलब है लोगों का रिलीजियोसिटी में डिक्लाइन आना, लोगों का रिलीजियोसिटी में डिक्लाइन आना. ठीक है. जब मैं कहता हूं लोगों का रिलीजियोसिटी में डिक्लाइन आना तो इसका मतलब क्या होता है. बहुत सिंपल सी अप्रोच से बात करते हैं, बहुत बेसिक अप्रोच से बात करते हैं. ठीक है जी. हम क्या देख रहे हैं कि देयर इज अ डिक्लाइन इन द यूके. सही है. चर्च अटेंडेंस. ठीक है. देयर इज अ डिक्लाइन इन द रिलीजियोसिटी विद इन द यूके. रीजन क्या है? द रीजन इज due to the fundamentalism. There is a main church in the UK which represent the UK religion, or you can say the fundamentalist form of religion in the UK. ठीक है. जबकि दूसरे हेड पर हम देखते हैं USA, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. ठीक है. USA इज अ सेकुलर स्टेट जिसका कोई मजहब नहीं है, लेकिन वहां पर हम एक इंडिविजुअलिस्टिक लेवल से बात करें तो वहां पर रिलीजियोसिटी के लेवल्स बढ़ रहे हैं. ठीक है. क्यों? उन्होंने चीजों को ओपन कर दिया, जिसका इम्पैक्ट ये आया कि पूरी उन कंट्रीज के अंदर जो न्यू एज मूवमेंट्स थी और न्यू रिलीजियस मूवमेंट्स थी, उन्होंने दरअसल अपने पांव जमाना शुरू किए और लोगों को सोसाइटी की डिमांड के हिसाब से, लोगों की डिमांड के हिसाब से रिलीजियोसिटी की तरफ इंक्लाइन करना शुरू किया. समझ? इट मीन्स कि भाई रिलीजन इज इवॉल्विंग. देखिए याद रखिएगा, एक बहुत सिंपल सा फिनोमेना आपसे डिस्कस करता हूं. देखिए सोसाइटी जो है ना, कभी भी एक कांस्टेंट फिनोमेना के थ्रू स्टैटिक नहीं रह सकती. सोसाइटी में चेंज आ रहा हो. अगर जो इंस्टीट्यूशन अपने अंदर चेंज नहीं लाने देंगे, जो इंस्टीट्यूशन कहेंगे हम जिस तरह से 100 साल पहले थे या 1500, 2000, 5000 साल पहले थे, हमें आज भी वैसे ही रहना है, उन रिलीजन्स का, उन सोशल इंस्टीट्यूशंस का तबाह होना किस्मत में लिखा हुआ है. ठीक है. आप अगर सोसाइटी के फ्लो के साथ अपने आप को चेंज करेंगे, एवोल्यूशन लेके आएंगे. सही है. कहते हैं ना, इनोवेट और इवैपोरेट. सही है. तो एक्चुअल में हमारी न्यू एज मूवमेंट्स और न्यू रिलीजियस मूवमेंट्स ने इनोवेट किया चीजों. सही है.
जिसको आपके फंडामेंटलिस्ट ने बहुत ज्यादा अपोज किया। बिकॉज फंडामेंटलिस्ट आर द पीपल जो चाहते हैं, जो बुनियाद परस्त हैं, जो बुनियाद परस्त हैं, जो फंडामेंटल्स के साथ अटैच रहना चाहते हैं, जो ये चाहते हैं कि दुनिया के अंदर रिलीजन अपनी एक प्योरिफाइड फॉर्म के अंदर मौजूद रहे। समझ रहे हैं मेरी बात? ठीक है, तो अल्लाह ताला के नाम से जरा सा बोर्ड पे काम शुरू करते हैं कि हमने कहा सेकुलराइजेशन हो रही है। सेकुलराइजेशन होने का मतलब क्या है? सबसे पहली चीज जो आप लोग पढ़ेंगे इसके अंदर सेकुलराइजेशन थीसिस पढ़ेंगे। सेकुलराइजेशन थीसिस है पेज नंबर 265 पे, जिसमें हम ये बात कहेंगे द रिलीजन इज डिक्लाइनिंग, द रिलीजन इज डिक्लाइनिंग। ठीक है जी, हम बोलेंगे रिलीजन डिक्लाइन हो रहा है। ठीक है, अब रिलीजन डिक्लाइन क्यों होता है? डिक्लाइन इन रिलीजियोसिटी सबसे बड़ा पैरामीटर है। ऑल्दो आप इस बात को ऐसे भी इवैल्यूएट कर सकते हैं, रिलीजियोसिटी इज अ सब्जेक्टिव मैटर व्हिच इज डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन। समझ में आई? रिलीजियोसिटी दुनिया के अंदर बड़ा मुश्किल काम है एक्सप्लेन करना, बिकॉज इट्स मोर लिंक टुवर्ड्स व्हाट, इट्स मोर लिंक टुवर्ड्स योर आपके सब्जेक्टिव फीलिंग्स, आपके इमोशंस के साथ लिंक है ये चीज। समझ में आई बात? ठीक है, अगर मैं इस चीज को और आगे लिंक करता हूं, पेज नंबर 265 पर ही इस चीज के हवाले से कुछ एविडेंसेस मौजूद हैं कि भाई दुनिया के अंदर ये चीज कैसे डिक्लाइन हो रही है। ठीक है जी, अब देखिए अगर मैं इस चीज को इस तरह से लेता हूं तो सबसे पहले हमारे पास आता है इंस्टीट्यूशनल डिक्लाइन, यानी कि रिलीजन एज एन इंस्टीट्यूशन डिक्लाइन का शिकार है। रिलीजन एज एन इंस्टीट्यूशन डिक्लाइन का शिकार है। ठीक है, कहा जाता है ओवर द पास्ट 100 years क्लर्जी, फुल टाइम क्लर्जी की बात कर रहे हैं, फुल टाइम क्लर्जी इज रिड्यूसिंग डिस्पाइट ऑफ increasing population। ये है 25% डिक्लाइन आया है आपकी फुल टाइम क्लर्जी के अंदर। ठीक है, ओवर द पास्ट 100 years द फुल टाइम क्लर्जी इन द यूके हैज डिक्लाइंड 25% despite the increase in population। am I right? as an institutional decline हम इस चीज को कह सकते हैं। एज एन इंस्टीट्यूशन जो है वो रिलीजन डिक्लाइन का शिकार है। समझ रहे मेरी बात? ठीक है, अच्छा, पहली चीज हो गई इंस्टीट्यूशनल डिक्लाइन। दूसरी चीज प्रैक्टिकल डिक्लाइन। ठीक है जी, प्रैक्टिकल डिक्लाइन का मतलब है डिक्लाइन इन चर्च अटेंडेंस, ठीक है, डिक्लाइन इन चर्च अटेंडेंस। ठीक है, अब जिसके अंदर हम वही वाला आर्गुमेंट यूज कर सकते हैं, इन यूके ओनली 10% population is linked with UK's main church। ठीक है जी, यानी कि प्रैक्टिकल लेवल के ऊपर डिक्लाइन आ रहा है। Am I right? ठीक है, अच्छा, अब इसमें एक और चीज है। ठीक है, अगर हम कहते हैं इन पास्ट, I'm talking about the UK, in past all marriages were considered as a religious event but now 1 out of 3 is considered
as religious। ठीक है, ये कहाँ की बात कर रहे हैं? यूके की बात कर रहे हैं। In past, all marriages were considered as religious, but now only 1 out of 3 marriages are considered as religious। समझ रहे हैं मेरी बात? ठीक है, it means you can say there is a practical decline। सही है, there is a practical decline। ठीक है जी। अब अगर हम इस चीज को, कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा और आगे लेके चलते हैं, तो we can see ideological decline कि रिलीजन के अंदर। अच्छा, अब ये चीजें तो, अब देखो, इन तमाम चीजों को तो इवैल्यूएट, इंस्टीट्यूशनल डिक्लाइन को आप इवैल्यूएट कर सकते हैं, ठीक है, आप प्रैक्टिकल डिक्लाइन को इवैल्यूएट कर सकते हैं, बट इट इज वेरी डिफिकल्ट टू इवैल्यूएट द आइडियोलॉजिकल डिक्लाइन। एम आई राइट? सही है, बिकॉज आइडियोलॉजी को आप मेजर ही नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसके लिए हम जो आर्गुमेंट यूज करते हैं, हम इसमें यूज करते हैं कि बिलोंग विदाउट बिलीविंग। आज की दुनिया के अंदर बिलोंग विदाउट बिलीविंग का कॉन्सेप्ट है। बहुत सारे लोग प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, लेकिन बेटा उनके पास बिलीव नहीं है। एम आई राइट? तो हम यहां पर क्या बात कर रहे हैं, एक्चुअल के अंदर यू कैन से इट कुड बी कंसीडर्ड एज पैसिव रिसीवर्स। ठीक है, हमारी पैसिव ऑडियंस जो होती है वो किसी भी सवाल के हवाले से सवाल किए बगैर किसी भी चीज को एक्सेप्ट कर रही है। ठीक हो गया जी? यहां तक आई होप एवरीथिंग इज फाइन टिल नाउ। ठीक है, हमने पेज नंबर 265 को एड्रेस किया, जिसके अंदर हमने ये तमाम आर्गुमेंट्स को डिस्कस किया। ठीक है, इसके अंदर सेकुलराइजेशन के टॉपिक के अंदर, मेरी थीसिस के अंदर बेटा ब्रूस के आर्गुमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, ब्रूस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोशियोलॉजिस्ट। ठीक है, 3-4 मेजर इंपॉर्टेंट सोशियोलॉजिस्ट हैं, ब्रूस है, स्टार्क है, मार्शल है। ये 3 थ्योरिस्ट हैं जो बड़े इंपॉर्टेंट थ्योरिस्ट कंसिडर किए जाते हैं। ठीक है जी, अब इस कहानी को थोड़ा सा आगे देखते हैं। ओके जी, अब आते हैं थोड़ा सा और आगे। ठीक है जी, देखिए हमने क्या चीज डिस्कस की, हमने ये चीज डिस्कस की, आप मेरी बात समझिएगा, हिस्टोरिकल चेंजेस। यानी कि अगर मैं हिस्टोरिकल चेंजेस की बात करता हूं तो मेरा मतलब ये है टाइम टू टाइम। ठीक है, यानी कि टाइम टू टाइम हिस्टोरिकल अमेंडमेंट डेवलपमेंट्स हो रही हैं। ठीक है जी, अब क्या है, द रिलीजन एक्सपेक्ट, द सोसाइटी एक्सपेक्ट द सेम चेंजेस फ्रॉम द रिलीजन। सही है, प्रॉब्लम ये है, द सोसाइटी एक्सपेक्ट द सेम changes from religion. Society expect the same changes from the religion. सही, सोसाइटी उसी तरह की टाइम से टाइम बाय टाइम कुछ चेंजेस एक्सपेक्ट करती है रिलीजन से। ठीक है जी, अब क्या है, आपके फंडामेंटलिस्ट आर अगेंस्ट द चेंजेस। उनके नजदीक इन चेंजेस का होना भी आपकी सेकुलराइजेशन है। सही है, इनके नजदीक एडिशन टू द रिलीजन भी सेकुलराइजेशन है। सही है, ठीक है। अच्छा, दूसरी तरफ फंडामेंटलिस्ट आर अगेंस्ट द चेंजेस और न्यू एज मूवमेंट्स, न्यू religious movements adopt the changes, demand expected by the society, यानी कि जो आपकी न्यू एज मूवमेंट्स थी
और न्यू रिलीजियस मूवमेंट्स थी, इन्होंने उस चेंज को एक्सेप्ट कर लिया। जब उन्होंने उस चेंज को एक्सेप्ट कर लिया, बेटा पहले समझ लें इसको, आराम से समझ लें, फायदा होगा, ठीक है। इन्होंने जब इस चेंज को एक्सेप्ट कर लिया बेटा, तो ऑटोमेटिकली हुआ क्या कि ये इवॉल्व हुई ऐसा कि जिसको अडॉप्टेशन बहुत ज्यादा थी, ठीक है, लोगों ने एक्सपेक्ट करना शुरू किया, सही है। देखिए याद रखें, एक चीज होती है जिसको हम कहते हैं कॉस्ट एंड बेनिफिट, ठीक है। देखिए अगर आप फंडामेंटलिस्ट फॉर्म ऑफ रिलीजन को फॉलो करते हैं तो सबसे बड़ी जो कॉस्ट आपको बेयर करनी पड़ेगी कि वो आपने अपने आप को डिवोशन चाहिए होगा, क्या चाहिए होगा, डिवोशन, सही है। डिवोशन आपने 100% अपने आप को डिवोट करना पड़ेगा उस चीज के लिए, ठीक है। बेनिफिट वही वाइटलाइजेशन है, वही हार्मनी है, वही सुकून है, ठीक है, आपको वही सेल्वेशन मिलने के चांसेस हैं, ठीक है। पहली चीज तो ये होगी, समझ में आती है बात नहीं, लेकिन ओवर द पीरियड, ये बात समझ में आती है, ठीक है। अब क्या है, कॉस्ट बहुत ज्यादा है, ठीक है। अच्छा, सबसे बड़ी कॉस्ट फंडामेंटलिज्म की होती है वो ये होती है कि you become over the period of time you become against the change, you are against the modernization of the society की modernization के आप एक तरह से खिलाफ हो जाते हैं। आप सोसाइटी की मॉडर्नाइजेशन की एक तरह से खिलाफ हो जाते हैं, सोसाइटी की तरह से आपसे बिल्कुल हट जाते हैं, अलग हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन अगर if you are following any new religious movements approach or if you are following any cult or something like that, जो आपकी मॉडर्नाइज्ड फॉर्म ऑफ रिलीजन है, तो आप सोसाइटी का भी पार्ट रहते हैं, ठीक है, और आप रिलीजियस भी होते हैं, ठीक है। तो लोग अडॉप्ट करते हैं इन मूवमेंट्स को बिकॉज इसके अंदर वो सोसाइटी के साथ भी अटैच होते हैं और अपनी रिलीजियस अफेयर्स के साथ भी अटैच, ठीक है जी। तो जनाब अब हम थोड़ा सा इसी हिस्टोरिकल चेंजेस के हिसाब से पढ़ते हैं, ठीक है। देखिए जब हम बात करते हैं प्री मॉडर्न सोसाइटी, ठीक है जी, सर भूल गए तो मार्कर का भी याद दिला। जब हम प्री मॉडर्न सोसाइटी की बात करते हैं तो ये सोसाइटी थियोलॉजिकल सोसाइटी, ठीक है, जिसके अंदर रूल ऑफ रिलीजन मौजूद था। क्या था बेटा, रूल ऑफ रिलीजन, सही है। हम कह सकते हैं रिलीजन वर द पार्ट ऑफ secular and non-secular issues, especially politics। इस दौर में रिलीजन तमाम चीजों का हिस्सा तस्वुर किया जाए, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद अगर हम थोड़ा सा चेंजेस लेके आते हैं, ठीक है, जिसको हम मॉडर्निटी का टाइम पीरियड कहते हैं, सही है। मॉडर्निटी का जो टाइम पीरियड है इसको हम पॉजिटिव टाइम पीरियड कहते हैं, ठीक है। रूल ऑफ साइंस एंड लॉजिक नजर आता है हमें, रूल ऑफ साइंस एंड लॉजिक। जो भी चीज लॉजिकल होगी वो सोसाइटी एक्सेप्ट करेगी, जो चीज लॉजिकल नहीं होगी सोसाइटी उसको एक्सेप्ट नहीं करेगी, ठीक है। अच्छा, अब इसी चीज को जहन में रखो, इसी चीज को हम कहते हैं रेशनलाइजेशन। क्या कहते हैं बेटा, रेशनलाइजेशन, ठीक है जी। यानी कि आप जो हैं इसी के साथ लिंक करते हैं हम रेशनलाइज। इस चीज को समझना थोड़ा सा आसान होता है इसलिए मैं यहां से समझाता हूं, रेशनलाइजेशन, सही है। जब मैं रेशनलाइजेशन की बात करता हूं, ये आपके पेज नंबर 266 पर मौजूद है, पेज नंबर 266 पर मौजूद है कि भाई हम इस बात को अंडरस्टैंड करते हैं कि भाई रेशनलाइजेशन जो है, रेशनलाइजेशन जो है, और मुझे ब्लैक कॉफी ला सर, ब्लैक कॉफी बगैर चाहिए। अच्छा, रेशनलाइजेशन जो है क्या वो सोसाइटी के अंदर डिक्लाइन ऑफ रिलीजियोसिटी का बायस बन रही है या नहीं।
अगर हम इसी बात को थोड़ा सा और डेप्थ में जाकर स्टडी करें तो हमें नजर आता है इस रेशनलाइजेशन के पीरियड या मॉडर्न पीरियड के अंदर कुछ ऐसी थ्योरीज आती हैं जो हमारे मैजिकल सुपरनैचुरल व्यूज ऑफ रिलीजन को चैलेंज करती हैं, ठीक है। इफ वी टॉक अबाउट दोस थ्योरीज, हम बात कर सकते हैं बिग बैंग थ्योरी के हवाले से, theory of evolution by Darwin's theory of evolution, ठीक है। अब ये तमाम थ्योरीज क्या हैं? दे आर मोर साइंटिफिक थ्योरीज, दे आर मोर साइंटिफिक। अब इन साइंटिफिक थ्योरीज ने क्या किया मेरा बेटा? इन साइंटिफिक थ्योरीज ने दरअसल, सही है, समझ रहे हैं, इन साइंटिफिक थ्योरीज ने दरअसल रिलीजन को चैलेंज करना शुरू किया। इन साइंटिफिक थ्योरीज ने रिलीजन को चैलेंज करना शुरू किया, राइट? अब वो जो चैलेंज ऑफ रिलीजन क्रिएट हुआ, वो क्यों हुआ? बहुत सिंपल सी बात थी। दे चैलेंज द रिलीजन, ठीक है, इन्होंने रिलीजन को चैलेंज करना शुरू किया, जिसकी वजह से दुनिया के अंदर एथीस्ट आइडियाज भी पैदा होते हुए नजर आए, ठीक है। दुनिया में एथीज्म क्रिएट हुआ, लोगों ने रिलीजन को कहा कि रिलीजियस वैल्यूज आर डिवाइन, रिलीजन का कोई हमारी जिंदगी से लेना देना है ही नहीं, ठीक है। और यू कैन से वन मोर थिंग, रिलीजन become a private matter, or you can say religion is in private sphere rather than the public sphere, ठीक है। यानी कि स्टेट का रिलीजन से कोई लेना देना नहीं हुआ, क्योंकि the societies become more industrialized, more rational, more modernized, am I right? जिसके अंदर वो रिलीजन को साइड पर रखकर वो इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ सोसाइटी आगे बढ़ना चाहती थी। आई होप एवरीथिंग इज फाइन टिल नाउ, ओके। अच्छा, अब हम जब आगे समझते हैं इस चीज को, ठीक है, तो एक बात मैं आपको यहां पर मेंशन कर देता हूं, ये आपके काम आएगी, ठीक है। पेज नंबर 266 पे तो ये कहानी चल रही थी। चलें, आपके लिए मैं यहां पर थोड़ा सा एक चीज बनाता हूं, आपको फायदा होगा, ठीक है। पेज नंबर, अब सवाल क्या था? evaluate the view that the is declining in contemporary societies. ओके, तो सवाल है evaluate the view that the religion is declining in contemporary societies, ठीक है जी। हमने सवाल को स्टार्ट किया पेज नंबर 265 से, जिसके अंदर हमारे पास आया सेकुलराइजेशन थीसिस, and its evidences, ठीक हो गया। पेज नंबर 266 पर आया आपका रेशनलाइजेशन, ठीक हो गया जी, ठीक है, रेशनलाइजेशन आया। अब बेटा समझिएगा, इन दोनों की इवैल्यूएशन पेज नंबर 267 के ऊपर शुरू हो रहा है। पेज नंबर 267 एंटायर सेकुलराइजेशन से। किससे बेटा? एंटायर सेकुलराइजेशन से। एंटायर सेकुलराइजेशन क्या चीज है? दरअसल देखिए, जब ये आपकी मॉडर्निटी क्रिएट होती है, मॉडर्निटी के अंदर रिलीजियस वैल्यूज को अपोज किया जाता है, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली हम ये देखते हैं इस बात को अपोज करने के लिए फंडामेंटलिस्ट मैदान में उतर आते हैं, फंडामेंटलिस्ट मैदान में उतर आते हैं और वो चीजों के हवाले से अपनी एक्सप्लेनेशन देना शुरू करते हैं, ठीक है। यानी कि उस दुनिया के अंदर आप ये बात कहेंगे कि चले इस दौर के अंदर ये चीज हो रही थी, लेकिन एंटायर सेकुलर आइडियाज भी मौजूद थे। अगर मैं बहुत सिंपल सी एग्जांपल दूं तो फंडामेंटलिस्ट, अच्छा अगर आप इंडिया की एग्जांपल ले रहे हैं तो एक तरफ ब्रिटेन के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही थी, प्रिंटिंग प्रेस आया। प्रिंटिंग प्रेस इज कंसिडर्ड एज, जो हम कह सकते हैं, वन टू मैनी कम्युनिकेशन का पहला सोर्स था, सही है।
प्रिंटिंग प्रेस आया, अब दूसरी तरफ फंडामेंटलिस्ट है, फंडामेंटलिस्ट ने उसको अपोज किया, इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट ने फतवा पास कर दिया कि भाई प्रिंटिंग प्रेस में कुरान शरीफ छापना हराम है, व्हाटसोएवर द रीजंस, ठीक है। तो दूसरी तरफ एंटायर सेकुलर आइडियाज भी मौजूद थे दुनिया के अंदर। यहां तक क्लियर होती है बात? सही है। अच्छा, अब अगर मैं इस चीज को थोड़ा सा और आगे लेके जाऊं, ठीक है जी, हम क्या करते हैं, ये चीज हो गई, फिर आता है पोस्ट मॉडर्निज्म, ठीक है। पोस्ट मॉडर्निज्म तो हमारे पास यहां पर आता है, लेकिन अगर हम यहां पर इस हवाले से डिस्कस करें तो पहले मैं इसको एंड की तरफ लेके जाना चाहूंगा। पेज नंबर 268, religion is losing its social significance. Religion is losing its social significance. Social significance of religion. Religion की social significance कम हो रही है, जो भी हो रही है हम उसमें बात करेंगे, ठीक है जी। जब सोशल सिग्निफिकेंस ऑफ रिलीजन की बात करेंगे बेटा, तो इसके अंदर हमारे पास कुछ पर्टिकुलर थ्योरीज आती हैं, ठीक है। मैं वहां पर भी उन थ्योरीज को डिस्कस करूंगा, लेकिन पहले मैं यहां पर डिस्कस कर लेता हूं। इसके अंदर हमारा अच्छा अब क्या है, अब जैसे आप बात करेंगे द सोशल सिग्निफिकेंस ऑफ रिलीजन इज डिक्लाइनिंग, ठीक है, रिलीजियोसिटी इज डिक्लाइनिंग, आप उस स्टेटमेंट को वहीं के वहीं भी इवैल्यूएट कर सकते हैं। जैसा कि मैं आपको एग्जांपल देता हूं, इन द यूके द रिलीजन इज डिक्लाइनिंग ड्यू टू फंडामेंटलिज्म, द एग्जिस्टेंस ऑफ यूके मेन चर्च, while you can say however in USA the religiosity is increasing due to the existence of new religious movement and new age movements, ठीक है। बिल्कुल मैं आ रहा हूं उस पॉइंट के ऊपर, ठीक है। अच्छा जी, अब देखिए अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं तो हमारे पास कुछ कोर आइडियाज आते हैं जिसको हम डिस्कस कर सकते हैं। पहली चीज रिलीजियस प्लूरलिज्म। सर मार्कर ब्लैक वाला नहीं चल रहा, नहीं चल रहा, अच्छी सर, ठीक है। यानी कि इन सोसाइटी देयर आर मल्टीपल डाइवर्सिफाइड रिलीजियस व्यूज, देयर आर मल्टीपल डाइवर्सिफाइड रिलीजियस व्यूज, यानी कि दुनिया के अंदर बहुत सारे डाइवर्सिफाइड रिलीजियस व्यूज मौजूद हैं, ठीक है। जब मैं कहता हूं दुनिया में बहुत सारे डाइवर्सिफाइड रिलीजियस व्यूज हैं, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि प्लूरलिस्ट आइडियाज मौजूद है, प्लूरलिज्म मौजूद, ठीक है। There is no singular religion, सही है, and the audience are active enough, they have ability to analyze, they are more literate, ठीक है, so they can adopt some changes, they can evolve, they can help the religion to evolve, got it? Okay, so if you move forward, the first thing is all about the religious pluralism, got it? Second thing which we need to understand, it is core link with this idea of market theory, ठीक है। मार्केट थ्योरी, रिलीजन एक बहुत बड़ी मार्केट है, सही है, बहुत बड़ी मार्केट है, ठीक है। हम सारे कंज्यूमर्स हैं उसके, ठीक है, एंड देयर आर मल्टीपल सेलर्स इन द फॉर्म ऑफ न्यू रिलीजियस मूवमेंट्स, इन द फॉर्म ऑफ कल्ट्स, इन द फॉर्म ऑफ न्यू एज मूवमेंट्स, एम आई राइट? यानी कि हम सारे उसके बायर्स हैं, उस मार्केट के अंदर हम जाते हैं, अब हम उसका कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस करते हैं, हम देखते हैं कि हमारी कॉस्ट कितनी लग रही है और हमें बेनिफिट क्या मिल रहा है, और उसके हिसाब से हम डिसीजन लेते हैं कि हमने ये चीज करनी है या ये चीज, ठीक है जी। पेज नंबर 268, 269, 270, इन तीनों पेजेस के ऊपर आपको ये टॉपिक नजर आएगा, ठीक हो गया जी, ठीक है। अच्छा, अब मार्केट थ्योरी हमने डिस्कस कर ली। तीसरी थ्योरी जो बच्चों को थोड़ा सा तंग करती है उसको समझ लेते हैं, एग्जिस्टेंट सिक्योरिटी थ्योरी। Sir, can we say कि religion is like insurance का business? कह सकते हैं, नहीं करते ना, कह सकते हैं। आ गया हूँ बारी बात की तरफ आता हूँ। अच्छा देखिए जी, बहुत सिंपल सी बात, एग्जिस्टेंट थ्योरी, सिक्योरिटी थ्योरी। देखिए दुनिया में हमारे पास दुनिया बराबर नहीं है, देयर इज नो इक्वालिटी इन द वर्ल्ड, देयर इज इनइक्वालिटी इन द वर्ल्ड। एट वन साइड वी हैव डेवलप्ड countries
Okay, with wealthy, as a wealthy, they evolve as a wealthy nation. They don't have any health problems. They don't have any natural disasters. But on another part of the world, we are facing a lot of issues in terms of illness. We are facing issues in terms of poverty. We face a lot of times problems in terms of natural disasters. Am I right? हम कहते हैं दुनिया में दो तरह के सिक्योरिटी लेवल्स होते हैं. क्या होते हैं बेटा? दो तरह के सिक्योरिटी. हाई सिक्योरिटी लेवल्स या फिर लो सिक्योरिटी लेवल्स. ठीक है. हाई सिक्योरिटी लेवल्स का मतलब है प्रॉस्पेरिटी है बहुत ज्यादा, हेल्थ फैसिलिटीज बहुत अच्छी हैं, लिविंग स्टैंडर्ड्स बहुत अच्छे हैं. लेट्स सपोज इन द कंट्रीज लाइक स्वीडन, नॉर्वे, डेनमार्क. एम आई राइट? ठीक है. हम ये बात कहते हैं कि हाई लेवल्स ऑफ security may lead towards high levels of security may lead towards the low levels of religiosity. ठीक है जी. high levels of security lead towards low levels of religiosity. ठीक हो गया. फिर आगे आते हैं तो हम कहते हैं दुनिया की तरफ दूसरी कंट्रीज हैं कुछ जहां पे लो लेवल्स ऑफ सिक्योरिटी है. ठीक है. जिसके अंदर जहां पर लो लेवल ऑफ सिक्योरिटी है का मानने का मतलब ये होता है कि आपकी दुनिया के अंदर लो लेवल ऑफ सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है? जहां पर आपकी पॉवर्टी बहुत ज्यादा है, सिक्योरिटी नहीं, एग्जिस्टेंस थ्योरी सिक्योरिटी नहीं है. वहां पर खुदा लोगों को बहुत याद आता है. हम कहते हैं वहां पर हाई लेवल्स ऑफ religiosity है, like Africa, subcontinent and everything. Am I right? Any confusion till now? ठीक है. अच्छा, अब हम आते हैं वापस अपने इस पॉइंट की तरफ. वापस आते हैं इस पॉइंट की तरफ और इस बात को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं. इन पोस्ट मॉडर्निज्म. ठीक है जी. अच्छा जी, अब मैंने यहां तक आप लोगों को कहानी समझा दी. समझ आई बात? ठीक है. इन पोस्ट मॉडर्निज्म हम क्या देख रहे हैं? हमने लियोटार्ड ने क्या कहा था? लियोटार्ड ने एक बात कही थी. लियोटार्ड रिजेक्ट्स द मेटा नैरेटिव. दुनिया में कोई एक बात बिग ट्रुथ के तौर पे कंसिडर नहीं की जाएगी. एक बात बिग ट्रुथ के तौर पे कंसिडर नहीं की जाएगी. जब हम कहते हैं कोई एक बात बिग ट्रुथ के तौर पे कंसिडर नहीं की जाएगी तो उसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है देयर आर मल्टीपल ट्रुथ्स एंड एवरी इंडिविजुअल हैज अ राइट टू एक्सपीरियंस एवरी ट्रुथ. Am I right? हर इंसान के पास ये राइट है कि वो हर ट्रुथ को एक्सपीरियंस करे. ठीक है. तो हम पोस्ट मॉडर्निज्म में क्या डिस्कस करते हैं? हमारे पास बहुत सारे ट्रुथ्स नजर आते हैं. जैसा कि अगर मैं बहुत बेसिक सी बात करूं आपसे तो हमें क्या ट्रुथ नजर आता है? हमें एक ये ट्रुथ नजर भी आता है दुनिया में. हम कह सकते हैं कि इस दुनिया के अंदर रिलीजियस प्लूरलिज्म है, रिलीजियस कंज्यूमरिज्म है. सही है. ठीक है जी. इसके अलावा हम मार्केट थ्योरी की भी बात कर सकते हैं इसके अंदर. इसकी वजह यह है कि हमारे पास इस दुनिया के अंदर बहुत सारे आइडियाज मौजूद हैं. ठीक है. हमारे पास इस दुनिया के अंदर फंडामेंटलिज्म नाम की भी एक चीज मौजूद है. और फंडामेंटलिज्म जरूरी नहीं है, बहुत सारी कंट्रीज के अंदर चीजों के अंदर फंडामेंटलिज्म से इस्लाम के साथ लगाया था. क्रिश्चियन फंडामेंटलिस्ट भी मौजूद होते हैं दुनिया के अंदर. ठीक है. फंडामेंटलिज्म मौजूद है. हमारी दुनिया के अंदर सेकुलराइजेशन हो रही है, सेक्युलर आइडियाज मौजूद हैं. हमारी दुनिया के अंदर NAMs यानी कि न्यू एज मूवमेंट्स अवेलेबल हैं. हमारी इस दुनिया के अंदर न्यू रिलीजियस मूवमेंट्स अवेलेबल हैं. हमारी दुनिया के अंदर कल्ट्स मौजूद हैं. हमारी दुनिया में सेक्ट्स मौजूद हैं. इस तरीके से हम अब क्या है, अब हम अपना सवाल एंड करना चाहें तो हम इस चीज में कर सकते हैं कि रिलीजन, आई कैन नॉट से कि रिलीजन जो है इवैपोरेट हो गया दुनिया के अंदर. रिलीजन इज चेंजिंग इट्स फॉर्म, यानी कि रिलीजन अपनी फॉर्म्स को चेंज
कर रहा है। ठीक है, आप पोस्ट मॉडर्निज्म के साथ सवाल को एंड कर सकते। ठीक है क्या जी? याद रखिएगा ये जो फॉर्मूला मैंने बताया है, ये मैंने फॉर्मूला मुझे तो याद है, आपको तब तक याद नहीं होगा जब तक आप करेंगे। और ये अगर आप सिर्फ इन पेजेस को भी कर लें तो आपका आराम से कंटेंट बन सकता है। ठीक है, रिमेनिंग का और कंटेंट चाहिए तो उसका भी मैं बता दूंगा, लेकिन अगर आप इसको भी फॉलो कर लें तो आपका कंटेंट बहुत आराम से डेवलप हो सकता है। सही हो गया जी? जब तक देखो, मैंने तुम्हें ना सिंपल सी बात है बता देता हूँ, मैंने तुम्हें जितना ही पढ़ाया है अभी तक, मैंने तुम्हें स्विमिंग करने का तरीका किताब से देख के बता दिया। सही है? जब तक स्विमिंग करोगे नहीं, पूल में छलांग नहीं लगाओगे, नहीं आएगा। यू नीड टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। ठीक है, और ये फॉर्मूला रट लेना, ये जो ग्रीन कलर से लिखा है इसको याद करके जाना, ताकि तुम 1 मिनट में सेकुलराइजेशन का सवाल देखो, तुमने ओके ये डालना है, खत्म कहानी। ये तुम्हें रटा हुआ होना चाहिए, सही, ताकि तुम्हें एग्जाम में सोचने का टाइम नहीं होगा। और जिस तरह से हमारा न्यू मीडिया बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वैसे ही आपका सेकुलराइजेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है रिलीजन के हवाले से। ठीक है जी, अपना ख्याल रखें, इसको कॉपी कर लें और फिर हम इंशाअल्लाह ताला अगली क्लास में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।